सारसन मैं मोहम्मद अशरफ। आप जो है दोस्तों आपको हमारा अपना यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों अंकित शाह की वीडियो वाई इज ईरान प्रेसिडेंट विजिटिंग पाकिस्तान। तो यार कल ये हमसे वीडियो स्किप हो गई थी, करनी तो हमने खा ली थी, लेकिन ये बहुत नॉलेज देते हैं, बैकग्राउंड हिस्ट्री में बताते हैं, वीडियो इनकी काफ़ी अच्छी होती है नॉलेज वाली। तो देखते हैं दोस्तों क्यों, असल मकसद क्या है इसके पीछे पाकिस्तान का विजिट करने के। दोस्तों देखते हैं, पहले वीडियो पे इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी सोच संभवतया अमेरिका ने भी नहीं रखी होगी। इसकी सोच दुनिया के किसी भी देश ने नहीं रखी होगी कि जब इजराइल और ईरान जैसा हाई टेंशन मामला दुनिया के बीच में चल रहा हो, उस समय ईरान के राष्ट्रपति ईरान से निकलकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आकर के 3 दिन के लिए ठहर जाएं। यह बात सुनने में एक पल के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, लेकिन यह रियलिटी है। आज ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय विजिट के लिए लैंड हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति का देश युद्धग्रस्त हो, जिसके पास पूरे समय यह टेंशन हो कि कब क्या हो सकता है, और वह व्यक्ति अपना देश छोड़कर 3 दिन के लिए किसी दूसरे देश में जाकर बैठ जाए, तो यह अपने आप में ही दुनिया के लिए विस्मय का कारण बनता है। लेकिन इस अचंभे में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हो सकती हैं, आज उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आपको इन बदलते हुए समीकरणों के बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था। ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को आज विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद है आज से 3 महीने पहले मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें बताया था कि भारत के विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर गए थे। ईरान पहुंचे ही थे कि ईरान ने अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दी थी। हमने जानकारी में बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, उसके पीछे का बड़ा वजह था कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा में आतंकी रहते हैं जो कि ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, उसके तुरंत 2 दिन बाद ही पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। यानी आज से 3 महीने पहले ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर वैसे ही एयर स्ट्राइक खेल रहे थे जैसे इजराइल और ईरान ने इन दिनों खेला है। हालांकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये दोनों इतने बड़े दुश्मन नहीं हैं, ये तो प्यार में है, प्यार में ही मार खा रहे थे। ठीक है साहब, इन दोनों के बीच लेकिन फिर भी हाई टेंशन मामला बिगड़ा। इसी बीच में ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर आए। इस मामले को बिगड़ता हुआ देखकर उसी समय की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान की यात्रा पर आए और पाकिस्तान में आकर के मामले को थोड़ा ठंडा किए और कहे कि चिंता मत करिए, हमारे राष्ट्रपति महोदय आपके यहां आना चाहते हैं। यानी कि खुद सेल्फ इनवाइट होकर भविष्य के लिए इनविटेशन ले लिए कि हमारे राष्ट्रपति आएंगे पाकिस्तान। यह बात है जनवरी की। तब किसी को यह नहीं पता था कि इजराइल और ईरान के बीच मामला छिड़ जाएगा। लेकिन आप सोचिए, उनकी यात्रा के बाद में इजराइल ने पाकिस्तान की तरफ आने का काम कर दिया। ईरान के प्रेसिडेंट ने हाल ही में पाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर दी। आज ही ये यहां पर पहुंचे हैं, इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा विषय यह है कि इजराइल का दुश्मन पाकिस्तान भी है और ईरान भी है। ये दोनों अचानक मित्र कैसे बन गए? क्या ये दोनों पहले भी मित्र थे कि आज ही ताजा ताजा विकसित हुई है इनकी मित्रता? आज यह विषय सोचने का है। यही कारण है कि बहुत सारी मीडिया इस विषय पर सवाल खड़े कर रही है कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। और तो और इनको देख करके बड़ा ही हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि बाइडेन ने हाल ही में शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री बनने के बाद बातचीत की थी। पाकिस्तान अमेरिका का ही पाला हुआ एक देश हुआ करता था। हाल ही में वो चीन की गोदी में बैठा हुआ है। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के हाल ही में जो प्यार को पाकर के पाकिस्तान अमेरिका का प्यार पाकर जो इन दिनों खुश था, वो पाकिस्तान ईरान के राष्ट्रपति के आने से चिंता में होगा या खुश होगा, यह अब जियोपॉलिटिशियंस समझने का प्रयास करेंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले जो इनके बीच में चल रहा था, उसके चलते अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ईरान पर प्रतिबंध लगे हों अमेरिका के, और वह अमेरिका का दुश्मन ईरान
अमेरिका के सो कॉल्ड मित्र पाकिस्तान से मिलने 3 दिन के लिए पहुंच जाता है, तो भाई साहब क्या यह बात अमेरिका को रास आएगी? क्या पाकिस्तान को यह अफेयर सस्ता लगेगा या इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी? आज के सेशन में विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे कुछ गुजारिश कर लेते हैं। गुजारिश यह है, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता। एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें ताकि भविष्य में आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ करके RAS फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नटराज बैच ओपन है। एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं। एथिक्स अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड मुझसे पढ़ना, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो मात्र 999 में हमारे अपने एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर पूरा कंप्लीट कोर्स इसका उपलब्ध है। डेमो क्लासेस भी 3 दिन की डली हुई हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब मतलब एप्लीकेशन के यूजर हैं, तो आप मात्र 499 के अंदर एथिक्स कोड यूज करके हमारा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से GS फाउंडेशन के पुराने विद्यार्थी जिन्होंने पहले से GS फाउंडेशन मेरा पढ़ा हुआ है, अगर वो एक्सटेंशन चाहते हैं तो अंकित 50 कूपन कोड यूज करके मेरा रिकॉर्डेड कोर्स 799 के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नोट्स भी मात्र 1999 में, 4 सब्जेक्ट की 6 किताबें इस प्रकार से हैंड रिटन फॉर्म में मात्र 1999 के अंदर आपके घर पर इंक्लूडिंग कुरियर चार्ज पहुंचाई जा रही हैं। अब थोड़ा सा इतिहास की चर्चा करते हैं ताकि आज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। देखिए, जब ईरान और पाकिस्तान आपको दिखाया जाए, मैं थोड़ा मैप के ऊपर इसे दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले भारत के रेस्पेक्ट में समझ लीजिए। दिशाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। भारत के पश्चिम की तरफ जब चलते हैं तो पाकिस्तान और ईरान जो एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं, असल में ये एक दूसरे के परम मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। इसका थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए ताकि आज के सेशन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। देखिए, ईरान और पाकिस्तान में इतनी मित्रता थी कि जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक देश बना, तो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, तो ईरान भी एक मुस्लिम राष्ट्र था। तो एक मुस्लिम राष्ट्र ने दूसरे मुस्लिम राष्ट्र का वेलकम किया कि यार बहुत अच्छा हुआ, तुमने भी अपने लिए एक देश प्राप्त कर लिया। इन दोनों के बीच में इस बात की मित्रता हुई कि चलो अब हम दो पड़ोसी पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के बगल में मुस्लिम राष्ट्र होंगे और मित्र राष्ट्र होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मित्रता का अंदाजा इससे लगाइए कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपना पहला दूतावास कहीं खोला तो वह देश ईरान था। इनके तेहरान में इन्होंने अपना पहला दूतावास खोला, यानी मित्रता जबरदस्त थी। यहां पर शाह रजा की सरकार हुआ करती थी। कहां पे? ईरान में राजा हुआ करते थे शाह रजा पहलवी, उनकी सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स को समझना। देखो, 1979 तक ये जो शाह रजा पहलवी की सरकार ईरान में हुआ करती थी। अब मैं थोड़ा इस मैप पर आ जाता हूं ताकि आप अफगानिस्तान को भी समझ पाएं। इंडिया आपको पता ही है कहां पर है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। अब थोड़ा इस पर अपन पहुंच जाते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पर रजा पहलवी की सरकार हुआ करती थी 1979 तक। अब ये 79 क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 79 में जाकर ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, एक धार्मिक क्रांति होती है। और जो खमनेई है ना, जो आज सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च कमांडर बन के आते हैं। धर्म के आधार पर यहां क्रांति हो जाती है। 1979 से पहले यहां क्या था? तो साथियों, यहां पर सबसे पहले जो था 1979 से पहले ये पूरा ईरान अमेरिका समर्थित राष्ट्र हुआ करता था। रजा पहलवी एकदम मॉडर्न आदमी हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि उस दौरान ईरान का जो फैशन सेंस हुआ करता था ना, ईरानियन बच्चों का, महिलाओं का, उस फैशन सेंस को देखने के लिए दुनिया आया करती थी। इतने खूबसूरत अंदाज में ये लोग रहते थे। यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईरान में जबरदस्त तरीके से अपनाया हुआ था। जैसे आज टर्की है ना, टर्की के अंदर भी आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन जबरदस्त तरीके से आया हुआ है। ऐसे ही ईरान के अंदर उस समय हुआ करता था। यहां धार्मिक आंदोलन हुआ और सत्ता पलट दी गई। 79 में राजा भाग के अमेरिका चला गया। अब जो यहां बच गए वो धार्मिक लीडर थे। तो 79 से पहले अमेरिका समर्थित ईरान, जो आज कट्टर दुश्मन है, वो अमेरिका समर्थित पाकिस्तान का मित्र हुआ करता था। आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देखिए यहां पर आइए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान को तो खींचा अपनी तरफ अमेरिका ने। अमेरिका ने किसको पहले से खींच रखा था? ईरान को। तो जिस पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ अपनाया,
भारत को अपनी तरफ खींचा यूएसएसआर ने। अच्छा, ये वो कोल्ड वॉर एरा था। कौन सा वॉर एरा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जब दुनिया की शक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, सोवियत रूस के बीच बट रही थी। तो भारत सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था यूएसएसआर के साथ और पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा था अमेरिका के साथ। तो अब देखिए, ईरान भी अमेरिका समर्थित और पाकिस्तान भी अमेरिका समर्थित, ये दो देश अमेरिका समर्थित हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो देश है ना अफगानिस्तान, जो यहां बैठा हुआ है, ये रहा अफगानिस्तान। उस दौर में अफगानिस्तान में सोवियत रूस का बहुत प्रभाव हुआ करता था। उस सोवियत रूस को यहां से भगाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा देना शुरू किया। असल में धर्म की शिक्षा लेने वाले लोगों को तालिब लेना कहलाते हैं। तालिब लेना यानी शिक्षा लेना। शिक्षा लेने वाले छात्रों को तालिबानी कहा जाता था। जो तालिब ले रहे हैं वो तालिबानी थे। लेकिन इन छात्रों को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने मोटिवेट करके आतंकी बना दिया। यानी ये वो लोग हो गए जिनको इसलिए खड़ा किया गया कि सोवियत रूस के समर्थन से यहां सरकार चला करती थी। अब मतलब जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे ना तो कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना कोई परमानेंट मित्र है। हो सकता है आज भारत की रूस से बहुत अच्छी मित्रता है, होने वाले समय में दुश्मनी हो जाए। हो सकता है अमेरिका से आज मित्रता है, दुश्मनी हो जाए। कुछ भी संभव है। आज भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन है, हो सकता है भविष्य में मित्र हो जाए। कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स बड़ी अनसर्टेन चीज है। आइए, तो इस अफगानिस्तान में सोवियत रूस का प्रभाव हुआ करता था। उसको भगाने के लिए अमेरिका ने यहां पर आतंकियों को पनाह दी। ये जो अलकायदा है ना, कहते हैं इसको अमेरिका ने ही जन्म दिया था। तालिबान जो था वो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका की ही पैदाइश की हुई आतंक की खेप थी अफगानिस्तान में, जिसने यहां की सत्ता को चुनौती दी। यहां पर बैठी हुई सत्ता जो कि रूस से समर्थित थी, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने में पाकिस्तान ने बहुत भूमिका निभाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान को तो समर्थन पाकिस्तान का था, पाकिस्तान को अमेरिका का था। यही कारण है कि यहां पर सत्ता हटी और तालिबान जबरदस्त तरीके से फैलना शुरू हुआ। अमेरिका तालिबान को सत्ता देकर जाने वाला ही था। यह समझिए कि यह तो अलकायदा ने, जो इसने राक्षस पैदा किया अमेरिका ने अलकायदा नाम से, वो जाकर अमेरिका में ही गोले बरसा दिया। क्यों? क्योंकि रूस ने उनको पैसे खिला दिए, जाओ गोले वहां मारो। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान को लेकर के इन दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हुई थी। 1979 में जाकर के ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्यों दुश्मन हो गए? क्योंकि धार्मिक आधार पर ईरान ने अब दूसरी बस पकड़ ली थी। क्योंकि यहां पर अचानक जो धार्मिक आंदोलन हुआ, उसमें जो मेजॉरिटी में लोग सत्ता में आए वो शिया मुसलमान थे और जो पाकिस्तान है वो सुन्नी था। पाकिस्तान सुन्नी था और इधर ये सऊदी अरब जो है ये सुन्नी था। अब अमेरिका सुन्नियों के समर्थन में सऊदी अरब के साथ खड़ा था। शिया मुसलमान सुन्नियों के दुश्मन हुआ करते हैं। शियाओं को थोड़ा सा पढ़ा लिखा माना जाता है, थोड़ा सा मतलब एक तरह से कम कट्टर माना जाता है सुन्नियों के तुलना में। इन दोनों के बीच में संघर्ष होना शुरू हुआ। पाकिस्तानियों ने सुन्नियों को मारना, शियाओं को मारना शुरू किया। इन दोनों के बीच में धार्मिक संघर्ष शुरू हो गया। आप सोचिए, पहले जो लोग इतने अच्छे मित्र थे कि भारत के जो युद्ध हुए ना 1965 के, 1971 के, उनमें ईरान ने पाकिस्तान को बकायदा वेपन्स दिए हैं भारत से लड़ने के लिए। यानी ईरान पहले तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करता था। 79 के बाद यह पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। ठीक है, तो पाकिस्तान का बना हुआ दुश्मन यह ईरान जो है, यह लंबे समय तक इसी तरह से चलता रहा। आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर जो परिवर्तन होने लगे, उनमें ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के और कट्टर दुश्मन होने लगे। क्योंकि ईरान का जो अब धार्मिक वो बनकर के आया था, राजा बनकर के आया था, जो खमैनी बनकर आया था, वो खमैनी अफगानिस्तान की सत्ता का समर्थक था। अफगानिस्तान की सत्ता जो कि रूस के द्वारा समर्थित थी, तालिबान का विरोधी था। इसके चलते ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। क्योंकि अफगानिस्तान के मसले पर ईरान चाहता था कि यहां सरकार चले और पाकिस्तान चाहता था कि यहां तालिबान का शासन हो। रूस चाहता था कि यहां पर सरकार चले, ईरान चाहता था कि यहां पर सरकार चले। तो ईरान और रूस में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होना शुरू हुआ। आज रूस और ईरान एक दूसरे के नजदीक हैं। अमेरिका से ईरान अगेंस्ट हो चुका है। इतने सारे सैंक्शंस ईरान झेल रहा है। आई बात समझ में? अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, अच्छा 79 से इन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ना शुरू हुई, तो फिर आज राष्ट्रपति यहां कर क्या रहे हैं?
तो देखिए धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। इमरान खान का दौर आपको ध्यान होगा, भारत में भी सत्ता परिवर्तन होने लगा, भारत भी अमेरिका के नजदीक जाने लगा, अमेरिका भारत के करीब आने लगा। यानी 2010 के बाद का दशक अगर आप उठाकर देखते हैं तो भारत की पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ग्लोबलाइजेशन आया है। हम नॉन अलाइन मूवमेंट से अब अपने हित को ध्यान में रखते हुए मूवमेंट करते हैं। हमें पसंद आता है अमेरिकी नीतियां, हमें पसंद आती है रूसी नीतियां, हम अपना स्टैंड अपनी जरूरत के आधार पर ले लेते हैं। कि जो परिवर्तन हमारे देश की राजनीति में होना शुरू हुआ, इस परिवर्तन से ईरान और पाकिस्तान चकित रह गए कि अब करें क्या। पाकिस्तान ने इस बीच में ईरान को छोड़ दिया और वो सऊदी के तरफ चल निकला। लेकिन ईरान को समझ में आ गया कि जिसके साथ पुराने संबंध थे उससे 2 पैसे भी नहीं कमाए। ईरान पर अमेरिका ने अपनी तरफ से बहुत सारे सैंक्शंस लादने शुरू कर दिए। इनके पास में धन का संकट उत्पन्न होने लग गया। इनके पास में स्थितियां यह हो गई कि यह अपना तेल भी नहीं बेच पा रहे थे। ईरान से बड़ी मात्रा में भारत तेल खरीदा करता था, भारत ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस थे। तो ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान जो पुराना मित्र था, इनको वापस मित्रता की दुहाई दी जाती है। इसी के चलते ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि आपके यहां पर गैस का संकट है, आप एक काम क्यों नहीं करते, हमारे यहां गैस पैदा होती है, हम आपको गैस की सप्लाई यहां पर कर देते हैं। तो ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन का ऑफर दिया, लगभग $10.5 बिलियन का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान तो ऑलरेडी अमेरिकी सैंक्शंस को भुगत रहा था। पाकिस्तान भी इन दिनों थोड़ा डुलमुल चल रहा था क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की नीतियों को अमेरिका पसंद नहीं कर रहा था कि तुम अपने हितों के ध्यान में रखते हुए लादेन को अपने यहां पाल कर चल रहे हो, अमेरिका से पैसा ले रहे हो, अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों की रखवाली के नाम पर कुछ भी कर रहे हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के बीच में थोड़ी करीबी आई और अमेरिका हल्के से किनारे होने लगा और भैया इधर से चाइना अंकल निकलकर आने लगे। इन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने का काफी प्रयास किया। इस प्रयास के चलते इन दोनों के नजदीक में प्यार जो बनना शुरू हुआ, उसी का परिणाम है कि आज ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी यहां आकर पहुंचे हैं। इनको आते हुए आप उतरते हुए रेड कारपेट पर वेलकम होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आज स्थितियां पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान इस बात से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि असल मायने में राइसी का आना अमेरिका से बहुत बड़ी नाराजगी मोल लेने जैसा है। जो गलती कभी इमरान खान ने की थी रूस जाकर के, आपको याद होगा इमरान खान रूस गए थे जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, जिसके चलते इमरान खान को सत्ता खोनी पड़ी थी। इसी तरह से जब अमेरिका इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और ईरान का राष्ट्रपति उड़कर के पाकिस्तान आ जाता है, तो आप सोचकर देखिएगा कि पाकिस्तान के लिए यह कितनी चिंता की बात होगी। पाकिस्तान ने इनको बुलाया तो है, लेकिन इनका बुलाना असल मायने में सेल्फ इनविटेशन जैसा है। ईरान के विदेश मंत्री खुद आए थे जनवरी में 2024 में पाकिस्तान और आकर कह गए कि हमारे राष्ट्रपति आना चाहते हैं। अब कोई कह दे कि भैया हमारा राष्ट्रपति आना चाहता है तो मना कौन करे? पाकिस्तान तो बेचारा मरा पड़ा है, पहले रूस के चक्कर में मरा था और अब ईरान के चक्कर में मरा है। आप सोचकर देखिए, ईरान का राष्ट्रपति आ रहा है, पाकिस्तान को इतना डर है कि ये अपने कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर छुट्टियां करवा दिया है कि भाई कोई भी 23 तारीख के दिन मूवमेंट नहीं करेगा, पता चले कोई बम धमाका हो गया। छुट्टियां करवा दिया कि नहीं साहब टेंशन नहीं लेंगे हम। और तो और इनके आगमन पर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत छोटे से मंत्री को इनको रिसीव करने भेजा गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ इनको रिसीव करने जाएं और इससे सऊदी अरब नाराज हो जाए, अमेरिका नाराज हो जाए। मतलब इनके लिए एक ऐसा सुख हो गया जिसको निगलते हुए नहीं बन रहा है। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति आया है तो साहब इनका स्वागत भी करना है। स्वागत के लिए बकायदा शहबाज शरीफ ने इनको घर पर लंच खिलाया, लंच खिला करके इनका ग्रांड वेलकम किया। वेलकम के दौरान इनके घर पर मतलब प्रॉपर तरीके से इनको, आप ये तस्वीर केवल देखिए शहबाज शरीफ की, तनाव को पढ़ना अगर समझ पाएं तो मेरी ये वीडियो रुकेगी नहीं, अदरवाइज ना। ये देखिए, आप चेहरा देख करके अगर पहचान रहे हो तो इस व्यक्ति के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह व्यक्ति अब समझ नहीं पा रहा है कि ये आप अचानक कैसे आ गए। अचानक कैसे आ गए से मतलब है, अब अच्छा अचानक की भी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। पता है 14 तारीख के दिन इजराइल ने क्या बोलते हैं, ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इंटरेस्टिंग बात देखना, ईरान ने इजराइल पर हमला किया। 15 तारीख के दिन, इसी 15 अप्रैल के दिन ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान को मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? कि सर हम आपके यहां आना चाहते हैं।
भाई साहब ईरान ने ये जो तिगड़मबाजी खेली, पाकिस्तान खर समझ से ही परे हो गया, ये हो क्या गया। सेल्फ इनवाइट कर लिया कोई, सर मैं आपके यहां आना चाहता हूं। सर कब आना चाहते हैं? मैं 21 और 22 तारीख को आना चाहता हूं। सर आपके ऊपर भी गोला गिर सकता है। बोले कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बोले बेटा तुम्हारे माध्यम से हम दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका वालों, पाकिस्तान को भी मैंने साथ में ले रखा है, अगर तुम हमारा बुरा करोगे तो पाकिस्तान का बुरा होगा। पाकिस्तान हमेशा सोचता होगा कि ये घूम फिर करके हर बार मैं ही आगे क्यों आ जाता हूं। रशिया यूक्रेन हो तो मैं आगे आ जाऊं, इजराइल ईरान हो तो मैं आगे आ जाऊं। तो साहब फिलहाल के लिए इनका वेलकम हुआ, झंडे फंडे लगे इनके लिए, वेलकम के नाम पर इनको बुला लिया गया। 8 प्रकार के इनके बीच में एग्रीमेंट हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय में इनको बकायदा भोजन कराया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ठीक है। तो साहब किन बातों को लेकर के इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ? तो नंबर 1, पाकिस्तान से ईरान इन दिनों रिश्ते सुधारने की कवायद में है। रिश्ते क्यों सुधारना चाह रहा है? मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा, इनके बीच में एक गैस पाइपलाइन को लेकर के बात चल रही है। इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान ईरान से गैस पाइपलाइन लेना चाहता है और उस गैस पाइपलाइन के लिए इन्होंने पहले भी समझौते किए हुए थे। 2013 में इन्होंने समझौता किया था लगभग $10.5 बिलियन का। कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान में ये जो असालुयहा करके जो जगह है, यहां से होते हुए नवाब शाह तक पाकिस्तान के अंदर एक गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी, जो कि भविष्य में इंडिया के न्यू दिल्ली तक भेजी जा सकती थी अगर सब कुछ सही रहता। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने की जो खर्चा था वो लगभग 7.5 बिलियन का था। 2013 में दोनों देशों ने मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि हम गैस पाइपलाइन बनाएंगे, लेकिन तब से ही ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। दोनों देश इसमें आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ईरान ने कई बार पाकिस्तान को धमकाया कि आप लोगों ने समझौता कर लिया है, अब समझौते से पीछे अगर आप हटे तो आपको बहुत ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा। आपको अंदाजा नहीं होगा, पाकिस्तान अगर इस समझौते से पीछे हटता है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को जुर्माना देना होगा। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अंदर ईरान पाकिस्तान को घसीट कर ले जाएगा और कहेगा कि सर देखिए, इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था, अब ये पीछे हट गए। पाकिस्तान की मजबूरी है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर के अमेरिका से बिना इजाजत लिए पाइपलाइन डाल देता है, अमेरिका ने पहले ही काटसा लगा रखा है, काउंटरिंग ऑन अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट टुवर्ड्स ईरान, कि ईरान से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। और पाकिस्तान अगर ईरान से व्यापार कर लेता है तो वो सैंक्शंस में मारा जाएगा, और अगर नहीं करता है ईरान से व्यापार तो ईरान इनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देगा, जो कंगाली में आटा गीला होने जैसा होगा। यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से बज रहा है। पहला कारण तो यह है कि ईरान के राष्ट्रपति इनसे आए हैं कि गैस पाइपलाइन चालू करवा लो। दूसरा कारण क्या है? जैसा मैंने आप सबसे कहा कि पाकिस्तान इस समय, मतलब ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ बेटर टाइज दिखाकर दुनिया को यह दिखाना चाह रहा है कि वो अकेला नहीं है। इन दिनों ईरान एक और डिप्लोमेसी खेल रहा है। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। यानी कि आप अगर इजराइल जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान मानता है कि इजराइल नाम का कोई दुनिया में देश ही नहीं है। इसका मतलब सोचिए कितनी जबरदस्त कट्टरता है अगेंस्ट इजराइल। तो ईरान की इजराइल के प्रति कट्टरता और पाकिस्तान की इजराइल के प्रति कट्टरता दोनों को नजदीक लाती है। 2016 की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में इमरान खान पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब ये ईरान की यात्रा पर गए थे और इन दोनों ने प्रॉपर तरीके से अपना गुस्सा इजराइल पर व्यक्त किया था। तो इजराइल ने जब ईरान से अपना हमले का बदला लिया, इजराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर जब मिसाइलें चलाई, तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यह बनकर आया कि ईरान अपने ठिकानों को बचा नहीं पाया। जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर जब ईरानी हमला हुआ तो इजराइल का कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, वहीं ईरान के ऊपर जब इजरायली मशीन चली तो आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि ईरान ने खूब मना किया कि हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप नुकसान की गवाह देख सकते हैं। ये S-300 और ये न्यूक्लियर रडार सिस्टम बैठा हुआ है। बीबीसी ने बकायदा चेक करके बताया कि मैप पर और सैटेलाइट में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से यहां पर नुकसान हुआ है। ये तस्वीर देखें आप, यहां पर पहले से इसको इस तरह से दिखाया गया है, ये गोला है, यहां पर गोला गिरा है। तो हमले से पहले यहां पर प्रॉपर तरीके से S-300 सिस्टम और रडार लगा हुआ था, लेकिन हमले के बाद वो तहस नहस हो गया। ये S-300 सिस्टम और यहां पर ये रडार हमले के बाद इन्हें बर्बाद कर दिया गया। ये सारा की सारा क्षेत्र वो था जहां ईरान अपना न्यूक्लियर साइट डेवलप कर रहा है। यानी ईरान को यह समझ में आ गया कि अगर मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखना चाहता हूं तो बहुत मुश्किल है
इजरायली हमलों से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा के रखने की। तो ऐसी स्थिति में इस इस्फहान नामक स्थान पर जहां इजराइल ने हमला किया, हमको अगर न्यूक्लियर वेपन चाहिए तो हमें शरण लेने के लिए चलना पड़ेगा। अच्छा, 2003 में एक रिपोर्ट आई थी निकल करके कि पाकिस्तान ने लीबिया को और ईरान को और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया है। ऐसी खबर आई थी कि लीबिया और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान बेच चुका है। इस खबर को अब और दम मिल जाता है कि जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने हो, तो इजराइल तो न्यूक्लियर वेपन संपन्न राष्ट्र है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है। यह निरंतर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों देशों के बीच आज हुए हस्ताक्षर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हुए हस्ताक्षर जब दिखते हैं, तो मन में एक सवाल आता है जिसको लेकर IAEA चीफ ने भी पहले भी कहा है कि ईरान लगातार प्रयास कर रहा है कि वह न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा दे। ऐसी स्थिति में इस बात से आशंकित हुआ जा सकता है कि ईरान संभवतया आने वाले समय में पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर गेन करने का प्रयास करे, और इस आधार पर पाकिस्तान, जो कि इस समय एक तरह से समझिए कि जो गरीबी से गुजर रहा है, उसे ईरान से इस तरह का कोई सौदा मिल जाए और बॉर्डर स्टेट होने के चलते दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के व्यापार में अंदर चले जाएं। आपको याद होगा, ईरान ने जो हाल ही में हमले किए, ईरान के ऊपर जो इजराइल के हाल ही में हमले हुए, जिसमें इन्होंने अपने बहुत सारे लोग, वैज्ञानिक, अपने लीडर्स खोए, उसके चलते इस समय ईरान में एक डेस्पिरेशन है कि दुनिया को दिखाना है कि इजराइल को मैं काउंटर कर सकता हूं, तो मुझे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत होगी, और इस न्यूक्लियर वेपन को देने वाला अगर कोई गरीब मुल्क मेरे पड़ोस में है तो उसका नाम पाकिस्तान है। तो क्यों ना वहां से जाकर के उनकी तंगहाली का लाभ उठा करके उनसे न्यूक्लियर वेपन ले लिए जाएं। आप देख सकते हैं ये कटिंग 2010 की है, जब ईरान ने इनसे न्यूक्लियर वेपन खरीदने का प्रयास किया था। ये 2003 की है, जब पाकिस्तान ने खुद ने यह स्वीकार किया था कि ईरान को उसने न्यूक्लियर की एक्सपर्टाइज दी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर समझौते भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय में, इस यात्रा पर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। बाकी अमेरिका क्या सोचेगा, पाकिस्तान की चिंता का कारण ही वही है, क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटली अगर इनको इस तरह से समझ लिया कि तुम पर हम सैंक्शन लगा रहे हैं और तुम पाकिस्तान से जा रहे हो, तो शहबाज शरीफ को भी संभवतः इसका बड़ा पनिशमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौजू को, बाकियों ने भी कवर किया है, प्रशांत साहब की भी वीडियो सुनी है, आलोक साहब की भी सुनी है, लेकिन जिस डिटेल या जिस पूरी कमांड के साथ इन्होंने समझाया है, मुझे नहीं लगता किसने समझाया होगा। सबसे पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स मेरी तरफ से, क्योंकि मैं रिएक्शन से ज़्यादा नॉलेज गेन करने पर इत्तेफाक रखता हूँ कि यार इससे मेरा कितना नॉलेज बढ़ेगा। एक तो चलो रिएक्शन तो है ही है हमारा एक, लेकिन टच रहते हैं दुनिया के साथ, और साथ साथ नॉलेज मिलता है। और नॉलेज ही वह चीज़ है जो आपकी कोई भी बांट नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, जब तक आपकी मर्जी ना हो। ये वह चीज़ है, जब तक आप किसी को ना डिलीवर करें तब तक कोई किसी की, मैं कहता हूँ किसी के में दम ही नहीं है कि वो आपसे नॉलेज निकलवा ले। ये वह दुनिया की ताकत है, ये चीज़ है जो आप से छीनी नहीं जा सकती, ना चोरी हो सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना कम हो सकती है, ना मतलब बल्कि ये बढ़ती है, और ये जितनी बढ़ती है उतना रोशनी बढ़ती है, मतलब नूर आता है इंसान के अंदर, उतनी रोशनी बढ़ती है। तो इसलिए इस साल का सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस तरह के टीचर से जब मैं वीडियोस देखता हूँ उनकी, तो मुझे फिर पता चलता है कि इंडिया आज क्यों इतना तरक्की कर रहा है इस तरह के टीचर पढ़ाने में। अब जिस स्टाफों को इन्होंने पकड़ा, मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट इन्होंने मिस किया होगा, ना कोई बैकग्राउंड में यानी कि पास्ट में, ना कोई फ्यूचर में, और ना ही कोई प्रेजेंट में। उन्होंने सारी सूरत हाल यूँ खुली किताब की तरह बना कर रख दी हमारे लिए। अच्छा, अब वीडियो जो उन्होंने दिखाई है, अगेन थैंक्स इनका, अंकित सर का। यार उन्होंने इतनी मेहनत की है तो हमारा थैंक्स करना बनता है कि उनकी वजह से हमें इल्म मिला है। अच्छा, अब ये जो अपना पाकिस्तान की सूरत हाल है, पंजाबी में कहावत दी जाती है, उठ दे मुँह किरली। आपने शायद सुना कि ऊँट के मुंह में एक जीरा भी मिसाल दी जाती है, और ऊँट के मुंह में छिपकली की भी मिसाल दी जाती है। वो एक पंजाबी में दी जाती है कि छिपकली का मतलब अगर वो खाए ऊँट तब भी मरता है, ना खाए
तब भी उसके लिए शोहरत है। शोहरत का मतलब ये है कि उसके लिए बदनामी है कि यार इतनी छोटी सी चिपकली थी, वो भी उसने खाएगी, ये ऊँट बना फिरता है, कितना बड़ा ऊँट है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से पाकिस्तान भी अब इस तरह कंडीशन में है। अच्छा, जो इस भाई ने बताई है उसने कहा है कि ईरान जो है वो पहले अमेरिका का हाँ, समर्थन करता था। 1979 से पहले। हाँ, तो वो कह रहे थे कि जैसे आज तुर्की है ना उसको फॉलो कर रहा है वेस्ट को, बिल्कुल सेम ही ऐसे ही वो वेस्ट को फॉलो करता था, स्पेशली मैं कहता हूँ भाई ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, यकीन कर। तो फिर ये मेरे ख्याल में एक राजे की किसी की बात वो अयातुल्लाह खमीनी रेवोल्यूशन आए थे, उन्होंने रेवोल्यूशन लाई थी, वो रेवोल्यूशन लेकर आए। उसके बाद तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल तुर्की की तरफ पे चल रहा था। हाँ, अच्छा, पाकिस्तान के लिए अब ये वही सही बात कह रहे थे उनके साथ कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। पाकिस्तान अब के लिए कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान अगर ईरान के साथ डीलिंग करता भी है ना, गैस पाइपलाइन देता है, तो अमेरिका के सैंक्शन, दुनिया भर के सैंक्शन झेलना पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है। अमेरिका ने भाई वार्निंग भी दे दी है। दूसरा, पाकिस्तान अगर नहीं करता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर घसीट कर लेकर जाएगा ईरान को। तो देखो हमारे साथ साइन किए हुए हैं, पाकिस्तान की ये साइन है, हमारे पास एग्रीमेंट है, मुआहदे हुए हैं। अच्छा, इस वक्त जो इसका मैं पैसा दे, इस सूरत हाल में जब आया ईरान, मुझे भी बड़ा हैरानी हुई कि क्यों आया। तो ये जैसे अंकित सर ने कहा है कि हो सकता है ये इससे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भाई ये जो है ना एटम बम बना रहे हैं, तो हो ईरान वाले, तो हो सकता है वो पाकिस्तान से कुछ हेल्प लेना चाहते, हो भी सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है। माजी में पाकिस्तान ने सुनने में आया, अब मेरे पास उसको पूरे सबूत, नॉर्थ कोरिया को जो मिसाइल टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान ने ली थी कुछ, और कुछ पाकिस्तान ने जो फार्मूलाज या इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं वो डिलीवर की थी नॉर्थ कोरिया को, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया, वो भी डॉलर्स की खातर, उस वक्त भी पाकिस्तान की यही कंडीशन थी, तो पाकिस्तान ने अरबों डॉलर उस वक्त लिए थे नॉर्थ कोरिया से, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में ये सुनने में आया कि ईरान जो है वो एटमी ताकत बन गया, और ये एटमी ताकत बनाने वाला इसको बेचने वाला पाकिस्तान है। तो जिस मतलब कि बदहाली में पाकिस्तान है ना, इस्लाम भाई हो सकता है बेच भी, कुछ भी मुमकिन है भाई, कुछ भी। इनको आज अगर एटम बम भी फार्मूला छोड़ के एटम बम जो उनके पास पड़े ना, जो 160 जितने भी हैं वो भी बेचने पड़े ना, तो वो ये इनकी नौबत अब ये आ चुकी है कि वो भी बेचते हैं। लेकिन अच्छा है, खित्ते के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। जिस तरह अंकित सर ने बताया कि अगर वो गैस पाइपलाइन बनती तो वो आगे दिल्ली भी जा सकती है, इंडिया को भी इससे फायदा हो। अब इंडिया जो सी रूट के जरिए लेकर जाता है चीज़ें, ओशन के थ्रू लेकर जाता है ईरान की, बराबर ट्रेड होती है, इंडिया भी देता है कुछ चीज़ें, उधर से लेता भी है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्ट हो सकती है। अगर यही तो मसला है यार। यूरोप में कोई बार्डर है? पूरे यूरोप के अगर आपको एक कंट्री का वीज़ा मिल जाए ना, एक का, तो आप पूरे एक कंट्री का वर्क परमिट मिल जाए, आप पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं, इतना उनके अंदर इत्तेफाक है। एशिया के लोग कंट्रीज के अंदर, हालांकि सबसे ज़्यादा वसाइल इन एशिया कंट्री में, लेकिन अकल नहीं है, शऊर नहीं है, शऊर की कमी है। अना जिद अपनी अपनी पड़ी हुई है, छीना झपटी, ये मैं ले लूँ, वो जो ले ले, मैं कुछ छीन लूँ, दूसरा का दिल कहता है मैं छीन लूँ। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात और भी मुझे लगता है टाइट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइट इसलिए आज होने में पाकिस्तान दोनों तो लिहाज से फंस चुका है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। अभी सऊदी अरब तो नहीं बोला नहीं, जो कट्टर दुश्मन है ईरान का, और जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के खजानों में पड़े हैं, जिसका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले इधर से विजिट करके गया है। अभी तक तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी नहीं, मुझे नहीं लगता, मैंने अभी तक नहीं सुनी। वो अभी कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, ईरान और, क्योंकि सऊदीया जो है वो भी सुन्नी है, और पाकिस्तान जो है वो भी ज़्यादातर जो है सुन्नी है, और ईरान जो है वो शिया। तो सऊदीया और ईरान की तो पहले भी नहीं बनती। अच्छे भी हैं लिहाज से, नहीं सही है, एक अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने, दोनों कंट्रीज ने, मैं कहता हूँ। तो आगे आने वाले वक्तों में देखो
किधर कि जाती है। इनके रिलेशन ये सिर्फ वक्ती थे या फिर ये आहिस्ता आहिस्ता? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नहीं रिलेशन रखेगा। वजह यह है कि पापा अमेरिका पापा की वजह से ये भी हो सकता ये ज़हन रखना। चलो जी खैर, ये किस ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त साबित करेगा। तब तक वेट ही कर सकते हैं, कबल अज कुछ भी पेशगी करना उसका गलत साबित हो जाए। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।